मेरे हाथ में प्रधानमंत्री वाली रेखा कौन सी है? पंडित जी कह रहे थे आपके हाथ में प्रधानमंत्री वाली रेखा है, और प्रधानमंत्री वाली कोई सरपंच वाली रेखा भी अगर कहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप भी ज्योतिष में विश्वास करते हो? क्या आप भी भाग्य पर विश्वास करते हो? क्या आप किस्मत पर भरोसा करते हो? जी हाँ, आज हम मेवाड़ के एक ऐसे शासक की बात कर रहे हैं। उस शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में एक ज्योतिष ने बचपन ही में बता दिया था कि ये बड़ा होकर मेवाड़ का शासक बनेगा। जी हाँ, वो है महाराणा संग्राम सिंह, या हम कह सकते हैं राणा सांगा। तो आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा 1509 से 1528 तक ये मेवाड़ का शासक रहा। राणा सांगा के बारे में हम बात करने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा पढ़ा था और 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी उदा ने, यानी कि उदयकर ने, उसके पुत्र ने, और हत्या करके वो पितृहंता शासक बना था। उसके बाद में उसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी और उदा का भाई जो था रायमल, वो शासक बना था। और इस रायमल के 3 पुत्र थे। रायमल के 3 पुत्र थे, जिसमें एक था जयमल बड़ा, उसके बाद में पृथ्वीराज, और छोटा ही छोटा था सांगा। ये रायमल के पुत्र थे, यानी कि राणा सांगा रायमल का पुत्र था और इसकी माता थी रतन कंवर। इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। तो रायमल के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों में जयमल बड़ा था और उत्तराधिकार जयमल को मिलना था। और उसके बाद में यहाँ पर इनका चाचा था सारंगदेव। चाचा सारंगदेव था और सारंगदेव ने ज्योतिष के बारे में सुना था और ज्योतिष ने कुछ इस प्रकार की घोषणाएं पहले भी कर रखी थी। तो सारंगदेव इन तीनों को लेकर गया ज्योतिष के पास में, और ज्योतिष ने, अब यहाँ पर बड़े वालों को इंतजार था कि हमारा नाम लेगा, लेकिन ज्योतिष ने बोला कि जो छोटा सांगा है उसके हाथ में राजयोग है, यानी कि ये शासक बनेगा। और जैसे ही सांगा को राजयोग बताया तो पृथ्वीराज जो है, अब उसने देखा कि ये सांगा बनेगा, तो पृथ्वीराज ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जयमल वैसे भी कमज़ोर था, तो पृथ्वीराज शासक बनना चाहता था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी थी उस समय। तो इस प्रकार से सारंगदेव ने फिर सांगा को बचाया था और ये यहाँ पर राजयोग का पहले ही पता लग गया था। तो इस प्रकार से ये संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से मेवाड़ का शासक बना, जिसे हिंदूपत शासक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ का कौन सा शासक हिंदूपत कहा जाता है। हिंदूपत कहने के पीछे कारण है कि विदेशी जातियों के खिलाफ इसने राजपूत राजाओं और उन सेनाओं को एकत्रित करने का बहुत बेहतरीन कार्य किया था। और विदेशी जातियाँ यानी कि मुगल, बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय, उसने राजपूत सेनाओं को संगठित किया था, राजाओं को संगठित किया था। इसलिए राणा सांगा को हिंदूपत शासक के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध लड़े, 5 प्रमुख युद्ध लड़े, जिसमें 4 युद्ध राणा सांगा जीता। और इन 4 युद्ध में यहाँ पर आता है सबसे पहले खातौली का युद्ध 1517 को। खातौली यहाँ बूंदी में पड़ता है, वर्तमान में जो बूंदी है यहाँ पर पड़ता है खातौली। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था और इब्राहिम लोदी को उस समय राणा सांगा ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का राजा था इब्राहिम लोदी। उसके बाद में बाड़ी का युद्ध हुआ था, दूसरा जो युद्ध है बाड़ी, और बाड़ी पड़ता है वर्तमान जो धौलपुर है, यहाँ पर पड़ता है बाड़ी। तो बाड़ी युद्ध में एक बार फिर जो है राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी को सांगा ने 2 बार यहाँ पर पराजित किया है। उसके बाद में गागरोन का युद्ध हुआ और गागरोन के युद्ध में मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, इस महमूद खिलजी को इस गागरोन युद्ध में राणा सांगा ने बुरी तरह से पराजित किया है। महमूद खिलजी, आप ये ध्यान रखें, वो सेकंड है। राणा कुंभा के समय हमने महमूद खिलजी जो पढ़ा था वो महमूद खिलजी फर्स्ट था और ये सेकंड है। अब ये खिलजी चेंज हो गया है। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी के द्वारा गागरोन के ऊपर आक्रमण किया गया था, जिसका कारण था कि चंदेरी का जो मेदिनी राय था वो इसका दुश्मन था और मेदिनी राय को शरण दी थी यह राणा सांगा ने। राणा सांगा ने शरण दी और गागरोन की जागीर मेदिनी राय को दे दी थी। इसके चलते यहाँ महमूद खिलजी सेकंड ने यहाँ गागरोन पर आक्रमण किया और राणा सांगा ने उसको पराजित किया था, जिसे हम कहते हैं गागरोन का युद्ध 1519। और इसमें महमूद खिलजी पराजित हुआ।
उसके बाद में बयाना का युद्ध, बयाना पड़ता है भरतपुर में, यहाँ पर है भरतपुर और भरतपुर में बयाना पड़ता है। और ये बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था और इस दौरान बाबर की लौटती सेना के ऊपर पीछे से वार किया गया और बाबर पानीपत युद्ध से बाबर की सेना लौट रही थी दिल्ली की तरफ और यहाँ पर जो है इसके ऊपर आक्रमण हुआ था और बाबर की सेना आगे भाग गई थी। तो ये युद्ध जो है राणा सांगा ही जीता था। इस प्रकार से राणा सांगा जो है खातौली, बाड़ी, गागरोन और बयाना ये 4 युद्ध जीते। लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था और वो युद्ध अगर राणा सांगा जीत जाता तो राणा सांगा इस भारत का शासक बन जाता। जी हाँ, भारत का शासक बन जाता और वो युद्ध है खानवा का युद्ध। तो हम खानवा के युद्ध के बारे में बात करेंगे। घर का बेदी लंका डाये, कहावत आपने सुनी होगी। क्या आप इस कहावत पर विश्वास करते हो? अच्छा, मैं आपको पूछूं, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? और अगर दिया है तो आपके करीबी व्यक्ति ने ही दिया है। 98% लोगों को धोखा उनके करीबी और विश्वास पात्र लोगों के द्वारा दिया जाता है, जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खानवा के युद्ध की। और खानवा के युद्ध में बाबर के विजयी होने और राणा सांगा के हारने के पीछे मुख्य कारण था कि इनके कुछ खास विश्वास पात्र लोग थे जिन्होंने सांगा के साथ धोखा किया और भेद बता दिया दुश्मन को, और अंतिम समय में वो दुश्मन के साथ जाकर मिल गए और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और ऐतिहासिक युद्ध था, ऐतिहासिक परिणाम हुए। और यहाँ पर सांगा की हार होने के बाद में यहाँ बाबर ने एक तो मुगलों की सत्ता स्थापित कर ली और उसके साथ साथ राजपूत राज्य यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। देखिए, इब्राहिम लोदी के समय उनके चाचा आलम खां और दूसरे पंजाब के गवर्नर जो थे, जो इब्राहिम लोदी के द्वारा ही वहाँ पर लगाए गए थे, दौलत खां लोदी। आलम खां, दौलत खां और ये सब लोग मिलकर जो है बाबर के पास गए और बाबर को न्योता दिया कि आप भारत के ऊपर आक्रमण करो। ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, इनके घर के ही लोग थे और इब्राहिम लोदी की जो है जड़ें खोद रहे थे। और दूसरा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि मुझे राणा सांगा ने भी न्योता दिया था। राणा सांगा भी इस पर सहमत था शुरुआत में कि बाबर भारत पर आक्रमण करे। तो ऐसा बाबरी में, तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है, जो तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी है, जो बायोग्राफी है बाबर की। बाबर की अगर बात करें तो बाबर का जन्म 1483 को फरगना में हुआ था। आज का जो अफगानिस्तान क्षेत्र है फरगना, वहाँ बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता मिर्ज़ा उमर शेख तैमूरी तुर्क थे और माता कुतलुग निगार खानम जो चंगेज खान और मंगोल वंश की थी। यानी कि तैमूरी तुर्क और मंगोल वंश, इन 2 लड़ाकू जातियों का रक्त बहता था बाबर की धमनियों में। इसलिए बाबर इतना कुशल योद्धा सिद्ध हुआ और बहुत ही वीर सैनिक जो है सिद्ध हुआ, जिसने एक छोटे से फरगना से निकलकर भारत जैसे इतने बड़े देश के ऊपर अधिकार कर लिया था और बड़े बड़े युद्ध लड़ाओ, और युद्ध लड़ने में उसने महारत हासिल की थी। और उस युद्ध की जो कला थी उसकी, जिसको हम कहते हैं तुलुगमा पद्धति। आज हम बात करेंगे राणा सांगा और बाबर के बीच में हुए इस खानवा के युद्ध की और तुलुगमा युद्ध पद्धति की, और राणा सांगा के द्वारा अपनाई गई पाती पर्वन प्रथा के बारे में, और कौन कौन लोग जो है राणा सांगा के साथ में थे और कितनी सेना बाबर की थी, और सांगा की इतनी बड़ी विशाल सेना होने के बावजूद भी सांगा की हार हुई, इसके पीछे रीजन क्या था, और बाबर के पास में कौन सी युद्ध तकनीक थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की है और इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमें जीवन में भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपकी रणनीति जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। रणनीति आपकी कैसी है वो आपको जीत और हार के बारे में पहले ही तय कर देती है, बहुत सारी चीज़ें पहले ही तय हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था और खानवा भरतपुर के रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे है। गंभीर नदी के किनारे खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के पास 20,000 सैनिक थे और राणा सांगा के पास में लगभग 1 लाख सैनिक थे। ये बात लिखी है बाबरी में
तुजू की बाबरी में बाबर ने जो लिखा है, यानी कि ये इतनी बड़ी सेना थी। सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित कर लिया था इस युद्ध में कि विदेशी जाति को पराजित करना है, इसलिए सांगा को हिंदू पथ भी कहते हैं। इस पाती पर्वन का मतलब होता है कि एक प्राचीन ऐसी परंपरा जिसके अंतर्गत विदेशी जाति को देश से खदेड़ने के लिए सभी जो है हम एक ही बिरादरी के लोग, एक ही जाति और धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसके खिलाफ जो है युद्ध लड़ेंगे, तो उसे कहते हैं पाती पर्वन प्रथा। इसको पुनर्जीवित करने वाला जो व्यक्ति था वो राणा सांगा था। इस पाती पर्वन प्रथा के तहत खानवा के युद्ध में कौन कौन से राजपूत शासक शामिल हुए थे, और उसमें एकमात्र मुस्लिम जो है शासक और उसकी सेना भी शामिल हुई थी, उसके बारे में देखो। बीकानेर से कल्याणमल अपनी सेना लेकर पहुंचे थे खानवा। मारवाड़ से मालदेव, गंगा का पुत्र मालदेव यहां पर पहुंचा था, और मेड़ता नागौर से वीरमदेव पहुंचे थे सेना लेकर। आमेर जयपुर से पृथ्वीराज कछवा पहुंचे थे। भरतपुर से अशोक परमार आए थे। मेवात से हसन खां मेवाती जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था राणा सांगा का, और सादड़ी, पाली क्षेत्र की सादड़ी से जाला अज्जा आए थे, और सिरोही से अखिराज देवड़ा, बूंदी से नारायण राव अपनी सेना लेकर आए थे। सलुम्बर से रतन सिंह आए थे, और इड्र से बारमल अपनी सेना लेकर आए थे। बागड़ से उदय सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ से बाघ सिंह, और चंदेरी से मेदिनी राय। ये पाती पर्वन प्रथा के अंतर्गत राजपूत वो शासक है जिन्होंने राणा सांगा को अपना सैनिक सहयोग दिया और खुद वहां पर युद्ध के मैदान में पहुंचे और बहुत बड़ी विशाल सेना जो है यहाँ पर खड़ी कर दी थी। और बाबर अब घबराने लगा, क्योंकि बाबर बयाना के युद्ध में हार चुका था, और बयाना के युद्ध में उसने राणा सांगा की सेना की आक्रामकता देख ली थी, और बाबर के सैनिकों ने कहा कि ये राजपूत सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाते हैं, हटते नहीं है, और इसलिए बाबर के सैनिक अब डरे हुए थे। बाबर ने इतने सारे युद्ध लड़े, पानीपत का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इतने सारे युद्ध लड़े थे। बाबर के सैनिक अब हार चुके थे, थक चुके थे, और ये क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा था। बाबर के सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबर को बोला कि हम भारत में नहीं रह सकते, यहाँ हम बिल्कुल नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, हमारे घर वालों को कौन संभालेगा। बाबर ने कहा धैर्य रखो, हमें युद्ध लड़ना है। सैनिकों ने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध लड़ के परेशान हो गए और हम मर जाएंगे यहीं पर। और ये राजपूत सैनिक जो है युद्ध के मैदान में जब उतरते हैं तो मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। हारना जीतना तो अलग बात है, तो मार देते हैं वो, और खुद जो है जब तक नहीं मरते तो मैदान नहीं छोड़ते हैं लोग। हम तो इनके सामने युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने अब यहाँ पर जो है उनको जिहाद के नाम से मोटिवेट करने की कोशिश की। पहले तो और भी दूसरे कई तरीके अपने। बाबर ने कहा कि मैं अफीम छोड़ दूंगा, तो अफीम मत छोड़ो, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मैं आपको जो है आप पे टैक्स फ्री कर दूंगा, आप मत करो टैक्स फ्री, मैं आपको सब कुछ चांदी के सिक्के बंटवा दूंगा, सोने के, हमें सोने चांदी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारा जीवन चाहिए, जीवन। हाँ, बाबर ने कहा अब क्या करें। अब एक ही तरीका है, जिहाद, धर्म, और इस तरीके से हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं। बाबर ने सबको एक छोटा सा भाषण दिया। आज हमारा धर्म संकट में है, आज हमारा इस्लाम संकट में है, और अगर आज हम युद्ध के मैदान से बाहर भागते हैं तो हमारा इस्लाम संकट में पड़ जाएगा और इस्लाम नष्ट हो जाएगा, और जिसका कारण आप और हम होंगे। अब आप बताइए, क्या इस्लाम को आप खत्म करना चाहते हो? दुनिया से अपने धर्म को खत्म करना चाहते हो? कौन कौन है मेरे सामने जो बैठा है जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है? हाथ खड़े करो, और वो अभी जा सकता है उठकर यहां से। एक भी सैनिक ने हाथ खड़ा नहीं किया। युद्ध करोगे आप सब लोग? युद्ध लड़ोगे? हाँ, युद्ध लड़ेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, हम सांगा को हराएंगे, हम राजपूतों को हराएंगे। बाबर ने कहा एक बात और कान खोलकर सुन लेना, ये राजपूत हैं, और अगर हार गए तो तुम जिंदा यहां से जा नहीं सकते, और अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, जीतने पर ही तुम जिंदा रह सकते हो। हारने के बाद में ये आपको जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, सबको चुन चुन कर मार देंगे। लड़ाकू इतने खतरनाक है ये, जब मरने मारने पर उतर जाते हैं। तो बाबर ने उन सैनिकों को इतना जो है मोटिवेट कर दिया, उनके अंदर एक प्रतिशोध की आग पैदा कर दी कि अब तो हमें युद्ध जीतना ही है। बाबर के सैनिकों ने कहा कि इतनी बड़ी सेना है। बाबर ने कहा कि वो भीड़ है, भीड़ बाड़े के सैनिक खरीद कर लाया है सांगा, हमारे पास जो है एकदम सॉलिड हम सैनिक हैं लड़ने वाले।
तब जो है उन सैनिकों को विश्वास दिलाया बाबर ने और सैनिकों को जो है लड़ने के लिए तैयार कर दिया। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं जो है जिहाद का नारा। तो बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध में, और इस जिहाद के नाम पर जो है सैनिकों को मोटिवेट किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। तुलुगमा जो युद्ध प्रणाली है उज़्बेक जाति से उन्होंने सीखी थी। तुलुगमा में क्या होता है कि सैनिक जो होते हैं वो दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर उसका मनोबल गिराते हैं, दुश्मन को चारों तरफ से घेरते हैं, और ये युद्ध का मैदान है। इस प्रकार से ये सांगा की सेना है, बाबर की सेना है। बाबर ने, अब देखो तुलुगमा युद्ध प्रणाली भी आपको समझ में आ जाएगी और किस प्रकार से युद्ध लड़े थे और युद्ध के बारे में किस प्रकार से कौन कौन से जो है सेनापति आगे आए और पीछे कौन कौन से थे। तो यहाँ पर 27 मार्च 1527 को सुबह 9:30 पर भरतपुर के रूपवास तहसील के पास गंभीरी नदी के किनारे राव गंगा के नगाड़े पर एक चोट लगते ही जो है दोनों सेना युद्ध के मैदान में आ खड़ी हुई, और इधर 20,000 बाबर के सैनिक और लाख के समथिंग राजपूत सेना थी। और अब इन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया और बाबर ने देखो किस प्रकार से सैनिकों को यहाँ पर तैयार किया। बाबर ने सबसे लड़ाकू जो सैनिक थे उनको सबसे आगे वाली लाइन में खड़े कर दिए, उसके बाद में पीछे उनको खड़े कर दिए जो थोड़े से कम लड़ाके थे। हालांकि लड़ाके ये भी थे, जब ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो इनकी जगह ये ले लेंगे और ये उतने ही पूरी ताकत लगाकर जो है उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर लगा दी एक बैलगाड़ी और यहाँ पर लगा दी एक बैलगाड़ी और उनके ऊपर लगा दी तोपें यहाँ पर लगा दी, और उसके पीछे यहाँ पर इस प्रकार से सैनिक खड़े कर दिए इनको सपोर्ट देने के लिए कि आगे वाले अगर लड़ते लड़ते मर जाए तो पीछे वाले हमेशा तैयार रहें, और पीछे वाले तैयार रहेंगे तो ये युद्ध जो है लंबे समय तक चल सकता है। मुस्तफा और उस्ताद अली, देखो मुस्तफा और उस्ताद अली दो बाबर के तोपची थे जो ये तोप चला रहे थे, बम जो है बरसा रहे थे यहाँ पर। अब देखो राणा सांगा के पास में जो राजपूत सैनिक थे, राजपूत सैनिक जो इस प्रकार से गुट बनाकर, इस प्रकार से झुंड बनाकर इस पर खड़े थे। तो अब यहाँ पर ये बेतरतीब इस प्रकार से खड़े थे, और अगर ये सही लाइन पर खड़े होते तो कहीं न कहीं दुश्मन सेना के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता और ये उनका मनोबल गिराते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। राणा सांगा सबसे आगे चला गया युद्ध लड़ने के लिए, मैं सबसे आगे, कमांडर सबसे आगे। और यहाँ पर देखो मुगल सेना में बाबर सबसे पीछे खड़ा है, ये बाबर है और ये राणा सांगा सबसे आगे है और पीछे राजपूत सैनिक है। अब इसमें कुछ राजपूत सैनिक तो ऐसे थे राणा सांगा की सेना में जिनको युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। इनको पता था कि ये युद्ध हमारी मातृभूमि का नहीं है, मेरा देश तो बीकानेर है, मेरा देश तो आमेर है, मेरा तो देवलिया है, मैं यहाँ पर क्यों लड़ूं। तो युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों का जो मनोबल था वो उस लेवल का नहीं था, इसलिए यहाँ पर वो टालने की कोशिश कर रहे थे। 2-4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2-5 लोग यहाँ पर बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, 2-4 यहाँ गप्पे मार रहे हैं, बताओ आपके यहाँ पर कैसा चल रहा है, इस बार बारिश वगैरह कैसी है और अच्छा चल रहा है, उधर कोरोना वगैरह है कि आपके, हमारे यहाँ तो खूब सारा जो है फैल रहा है, वायरस खूब चल रहा है। वो लोग कहने का मतलब है कि ऐसे अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं युद्ध के मैदान में। तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति थी कि युद्ध की रणनीति सही नहीं थी राणा सांगा की। तो अब देखो जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो यहाँ इस सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और पहले ही आक्रमण में यहाँ पर जो है राणा सांगा को चित कर दिया। राणा सांगा युद्ध के मैदान में घायल हो गया और यहाँ से एक गोला जो है आकर गिरा यहाँ पर और एक गोला आकर गिरा यहाँ पर। अब बाबर ने 2 रिजर्व टुकड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर रखी थी, एक रिजर्व टुकड़ी यहाँ पर, एक रिजर्व टुकड़ी यहाँ पर। जैसे युद्ध स्टार्ट होगा तो ये टुकड़ी यहाँ से अटैक करेगी, सेना को घेरेगी, दुश्मन सेना को, और ये टुकड़ी यहाँ से अटैक करेगी, यानी कि यहाँ चारों तरफ से दुश्मन सैनिकों को घेरने का ये उद्देश्य था इनका। और राजपूत सैनिक चारों ओर से गिर गए और अब चारों तरफ से जो है हाहाकार मच गए और राजपूत सैनिकों ने कहा ये क्या हुआ, जान बचाकर भागे उसमें से बहुत सारे लोग। तो कि सांगा तो बोल रहा था कि बहुत कम सेना है बाबर के साथ में और ये तो चारों तरफ से जो है पहाड़ टूट गए हमारे ऊपर। तो मतलब इस प्रकार से युद्ध की जो तकनीक है बाबर की, ये युद्ध की तकनीक जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति कहलाती है, जिसमें दुश्मन का मनोबल गिराया जाता है। जब किसी का मनोबल गिर जाता है और उसको ये एहसास करवा देते हैं कि तुम हारने वाले हो और वो भाग छोड़ते हैं, वहाँ पर भाग कर चले गए। और उसके बाद में दूसरी बात ये था कि
राणा सांगा का एक विश्वास पात्र सेनापति था जिसका नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था? सलहदी तंवर। ये सलहदी तंवर जो है बाबर के पास चला गया। जैसे ही राणा सांगा हारते दिखा तो सलहदी तंवर और उसके साथ में बहुत सारे सैनिक जो है बाबर के पाले में चले गए और बाबर को बोला कि देखो देखो हम आपके यहाँ पर आ गए हैं, हमें मत मारना, हम तो आपके पास आ गए हैं और मैं आपको बता दूं राणा सांगा मर गया। राणा सांगा जो है युद्ध में घायल हो गया, उसको निकाल कर ले गए। अच्छा, निकाल कर ले, बाबर ने कहा निकाल कर ले गए सांगा? बिल्कुल ले गए। तो वो कौन है मुकुट धारण करके? अरे वो जाला अज्जा है, वो जाला नकली सांगा है, वो नकली सांगा चला गया। अब बाबर को ये बात बताई सलहदी तंवर ने, और सलहदी तंवर राणा सांगा का आदमी था, ये दुश्मन के पाले में चला गया। और उसके बाद में बाबर ने अपने सैनिकों को बोला कि दुश्मन हार चुका है और राणा सांगा भाग चुका है, राणा सांगा मारा गया है। और अब जो है इन टुकड़ियों को बोला कि अटैक, बार बार अटैक किया और ये सैनिक जो है भाग छूटे। और राणा सांगा यहाँ से युद्ध के मैदान में घायल हो गए और घायल होने के बाद में सांगा को बाहर निकाला गया और सांगा की जगह ली थी झाला अज्जा ने। मुकुट धारण करके युद्ध जारी रखा, लेकिन उससे पहले ही बाबर को पता लग गया था कि इसको यहाँ से हटा लिया और ये नकली सांगा यहाँ पर खड़ा है, झाला अज्जा। तो इसलिए दुश्मन को ये रहस्य पता लग गया था, घर का बेदी लंका डाये। सांगा को बाहर निकाला और बसुआ लाया गया। बसुआ वर्तमान में दौसा में पड़ता है, दौसा में। और यहाँ पर घायल सांगा का जो है इलाज हुआ था और घायल सांगा को यहाँ से बाहर लाया गया और उसके बाद में युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया कालपी वर्तमान में यूपी में पड़ता है, यूपी में। यहाँ पर जो है सांगा का ट्रीटमेंट किया गया, उनको दवाई वगैरह दी गई और घायल सांगा को यहाँ पर होश आ गया। जैसे ही राणा सांगा को होश आया और सांगा ने कहा कि वो कहाँ है, बाबर कहाँ है, बाबर। अरे बाबर, हमारे सैनिक हार गए। ऐसे कैसे हार गए? हम हार नहीं सकते। सांगा इतना घायल था, 80 घाव शरीर के ऊपर, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और चारों तरफ खून बह रहा है, लेकिन वो खड़ा हो गया कि नहीं, मैं बाबर को मार कर छोड़ूंगा, मैं हार नहीं सकता। वो ठाकुर सलहदी तंवर का है, वो ठाकुर तो गियो। अब राणा सांगा वापस अचेत होकर गिर गया। सांगा को फिर होश आया। सांगा ने कहा कि नहीं, युद्ध के मैदान में चलो, बाबर को मारूंगा, बाबर को मारना है। अब इन सैनिकों ने देखा कि ये हमें और मरवाएगा और सांगा को कहा कि थोड़ी दवाई ले लो, आपका जो है होश आ जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाओगे। और सांगा के ही विश्वास पात्र सैनिकों ने जहर दे दिया और वहाँ पर जो है सांगा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से सांगा के साथ विश्वासघात करने वाले उसी के लोग थे। उसके बाद में सांगा की जो डेड बॉडी है वो मांडलगढ़ लाई गई। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में और यहाँ राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर जो है राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा की मृत्यु मांडलगढ़ में यहाँ पर जो है दफनाया गया मांडलगढ़ में। राणा सांगा की छतरी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, तो मांडलगढ़ में है। और राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई? कालपी में हुई। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में देखो आगे क्या हुआ। यहाँ पर ये युद्ध जो है समाप्त हो गया और बाबर युद्ध जीत गए। जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, और काफिर वो होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको काफिर बोलते हैं इस्लाम में। तो काफिरों को मारने वाला गाजी कहलाता है। तो गाजी की उपाधि यहाँ पर जो है बाबर ने धारण की थी, गाजी। तो खानवा के युद्ध में ये निर्णायक हार साबित हुई थी और निर्णायक यहाँ पर जो है इसकी सत्ता स्थापित हो जाती है मुगलों की। और मुगलों की सत्ता स्थापित होने के बाद में अब जो है बाबर को जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिला और इसी कॉन्फिडेंस के कारण बाबर ने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्टेब्लिश कर दिया। और तमगा कर जो था, बाबर ने तमगा कर व्यापारियों के ऊपर लगने वाला जो कर था वो समाप्त किया था। तो यहाँ पर जो है ये युद्ध ऐतिहासिक रहा। अगर आप ताकतवर हैं तो लोग आपके साथ हैं, और अगर आप कमज़ोर हो गए तो लोग आपको लूट लेंगे। जी हाँ, टूटी हुई दीवार की ईंटें, बची खुची ईंटें भी उठाकर लोग ले जाते हैं, जबकि मजबूत दीवार जो होती है उसकी कोई एक भी ईंट निकाल नहीं सकता।
इसलिए इंसान को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, और मजबूत रहेंगे तो लोग भी उनके साथ रहेंगे। और जिस दिन लोगों को आपकी कमजोरी पता लग गई, उस दिन ये समझ लो कि आपका पतन स्टार्ट है। जी हाँ, यही हुआ था राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का हश्र। मेवाड़ में राणा सांगा के बाद में कोई ऐसा ताकतवर शासक बचा ही नहीं था, और एक अयोग्य शासक रतन सिंह बना था कुछ समय के लिए, और 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में विक्रमादित्य, उसका भाई विक्रमादित्य शासक बना था, और विक्रमादित्य राणा सांगा का ही पुत्र था, और कर्मावती इसकी माता थी कर्मावती। खानवा युद्ध में के बाद बाबर ने राणा सांगा की पत्नी कर्मावती को अपनी पुत्री बनाया था, और एक माफीनामा भी भेजा था। बाबर ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसा होता है, अगर कितने भी करीबी लोग हैं लेकिन वो दुश्मन ही माने जाते हैं, और उस समय हमारा भी वजूद खतरे में था, और ये एक मजबूरी होती है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, राजपूत सैनिक मारे गए। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आपको मैं मेरी बेटी मानता हूँ। तो इस प्रकार से बाबर ने पत्र लिखकर कर्मावती को अपनी पुत्री बनाया था। और बाबर की मृत्यु के बाद में मुगलों का जो शासक बना था हुमायूं, तो हुमायूं जो है अब जो है इसका भाई हो गया, कर्मावती का वो भाई हो गया। तो कर्मावती ने हुमायूं को भाई माना था, और इस समय कर्मावती अब संकट में आ जाएगी और हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगेगी। लेकिन कहीं पर भी सहायता के लिए हाथ फैलाओ, लेकिन उस समय कोई भी आगे आने वाला नहीं था। विक्रमादित्य एक अयोग्य और कमजोर शासक यहाँ पर सिद्ध हुआ, और इसकी कमजोरी का पता लगा इनके पड़ोसियों को, और पड़ोसियों में अब गुजरात जो है तैयार हो गया बदला लेने के लिए। गुजरात का शासक उस समय बहादुर शाह था। बहादुर शाह गुजरात का शासक था, और इन्होंने 1533 में आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय कर्मावती ने कहा कि देखो, हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम युद्ध में आपको हरा दें। तो बहादुर शाह ने कहा कि आप युद्ध नहीं लड़ सकते तो आप हमें धन दौलत दे दीजिए, रणथंभौर का दुर्ग दे दीजिए, आप ले जाइए, धन ले जाइए, रणथंभौर का दुर्ग ले जाइए, सब कुछ ले जाइए, लेकिन हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ से 1533 में धन और रणथंभौर का दुर्ग जो है धन देकर जो है उनको रवाना किया। उसके बाद में बहादुर शाह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद में 1534 में बहादुर शाह ने वापस आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ पर आक्रमण करके ये कहा कि हमें तो मेवाड़ पूरा ही चाहिए, हम धन से संतुष्ट होने वाले नहीं है, हमें तो कंप्लीटली चाहिए। तब संरक्षिका ये कर्मावती ने कहा कि अब तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, और उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी कि हमें आप बहादुर शाह के खिलाफ सहायता दीजिए। और इस दौरान बहादुर शाह को पता लग गया कि यहाँ पर जो है हुमायूं से सहायता मांगी गई है। तो हुमायूं ने भी एक पत्र लिखा, बहादुर शाह ने पत्र लिखा हुमायूं को, और ये कहा कि मैं काफिरों का जब तक वध नहीं कर दूं तब तक आप जो इनका सहयोग करने मत आना। और उस समय बताया जाता है कि हुमायूं अपनी सेना लेकर मालवा तक पहुंच गया था, लेकिन वहां उनको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया मेवाड़ को। और उस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया, और कर्मावती ने कहीं से भी सहायता मिलती हुई न देखकर बाघ सिंह देवलिया को सैनिक नेतृत्व सौंप दिया था, और दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल बूंदी पहुंचा दिया। उसके बाद में युद्ध लड़े, और बाघ सिंह ने काफ़ी वीरतापूर्वक प्रदर्शन किया यहाँ पर, लेकिन वो सफल नहीं हुए, और बहादुर शाह जो है वो जीत गया। और इस दौरान राजपूत सैनिक बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में लड़ते लड़ते केसरी वस्त्र धारण करके मारे जाते हैं। और राजपूत स्त्रियां जिनकी संख्या थी 13,000, वो चित्तौड़गढ़ के किले में अग्नि प्रज्वलित करके यह 5 मार्च 1535 को जोहर व्रत कर लेती है, यानी कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो अपने आप को जला लेती है। ये 5 मार्च 1535 का राजस्थान का दूसरा शाखा है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा ये, और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कहलाता है। सबसे बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है हत्या, लूट माट, खून खराबा, चीख, ये सब था। मेवाड़ एक प्रकार से वीरान हो गया था, इतना वीरान हो गया। उसके बाद में हुमायूं पहुंच गए वहां पर। हुमायूं को पता लगा बहादुर शाह काफिरों का वध करके भागे हैं, और अब हुमायूं आया कि चारों तरफ जो है सुनसान एकदम पूरा पड़ा वीरान, और हुमायूं भी वहां बच्चा खुचा जो है लूट कर वो भी ले गया। और हुमायूं
अब बहादुर शाह के पीछे भागा और बहादुर शाह को लगा कि हुमायूं जो है मुझे मारेगा, तो हुमायूं से डर कर बहादुर शाह जो है एक नाव लेकर जो समुद्र में छलांग लगा दी और फारस की तरफ जाने लगा और समुद्र में नाव पलटने से बहादुर शाह डूब कर मर जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ इन दोनों पुत्रों को ननिहाल से लाया गया और विक्रमादित्य को वापस जो है यहाँ का मेवाड़ का शासक बनाया, राजगद्दी इनको सौंपी गई विक्रमादित्य को। और इस दौरान फिर जो है एक समस्या और खड़ी हो गई, कोड थी और खाज उसमें और हो गई, कोड में खाज वाली बात हो गई और बनवीर जो है तैयार हो गया। दासी पुत्र बनवीर जो है पुत्तल दे का पुत्र था। देखो बनवीर यहाँ पर हत्या करेगा विक्रमादित्य की और उदय सिंह की करने की वो कोशिश करेगा। बनवीर का उद्देश्य था कि इन दोनों की हत्या कर दो और पूरा मेवाड़ मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर दासी पुत्र, अच्छा वो दासी जो पुत्तल दे है वो दासी किसकी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज वही है जिसने राणा सांगा की आंख फोड़ी थी जब वो आपस में लड़े थे, क्योंकि पृथ्वीराज उस समय शासक बनना चाहता था और राणा सांगा ने उसको नहीं बनने दिया और राणा सांगा जीत गया था और वो शासक बन गया। तो इसका बदले की भावना भी थी इस दासी के पुत्र में। तो बनवीर ने यहाँ पर विक्रमादित्य की हत्या कर दी और विक्रमादित्य की हत्या करके वो उदय सिंह के महल पहुंचा। और यहाँ पर पन्ना दाय, इनकी माँ तो कर्मावती तो जौहर कर लिया था, तो पन्ना दाय ने इनका पालन पोषण किया था। पन्ना ने, दाय माँ थी इनकी। तो पन्ना दाय ने देखा कि बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है और पन्ना दाय ने उदय सिंह को वहां से उठाकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया और अपने पुत्र चंदन को वहां पर लेटा दिया जहां उदय सिंह सोता था वहां पर। और वहां बनवीर आया तलवार लेकर, चमचमाती तलवार, नंगी तलवार। कहाँ है वो? उदय सिंह कहाँ है? उदय सिंह कहाँ है? पन्ना दाय ने कांपते हाथों से बोला कि वो सो रहा है और तलवार निकाली और गर्दन कलम कर दी वहीं पर और वहां से निकल गया। बनवीर ने देखा कि मैंने उदय सिंह को मार दिया, लेकिन वो उदय सिंह नहीं था, वो एक्चुअल में चंदन था, पन्ना दाय का बेटा। उदय सिंह को तो उसने पहुंचा दिया था कुंभलगढ़। तो ये एक ऐसी घटना है कि अपने कर्तव्य की पालन में उसने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। ये होती है राजभक्ति। और इस राजभक्ति की अनूठी कहानियां जो है पन्ना दाय के बारे में आपने भी कई बार सुनी होगी। तो चंदन की यानी कि अपने पुत्र की बलि दे दी थी इस पन्ना दाय ने और उदय सिंह को बचा लिया गया। तो अब उसके बाद में उदय सिंह यहाँ का शासक बनेगा, लेकिन ये भी इतना मजबूत शासक जैसे सिद्ध बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या के बाद उदय सिंह को पन्ना दाय ने कुंभलगढ़ पहुंचा दिया और कुंभलगढ़ में ही सरदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा 1537 में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन इस दौरान बनवीर ने सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया था और 1540 में उदय सिंह ने मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर दी थी और उसके बाद वास्तविक जो है शासक बना था उदय सिंह मेवाड़ का। तो यहाँ पर जो है उदय सिंह का शासनकाल 1540 से स्टार्ट होता है और 1572 तक जो है वो सत्ता में रहते हैं। उदय सिंह एक कमज़ोर शासक थे और ये हमेशा पराजित ही होते रहे और मेवाड़ को इनके कारण भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इस दौरान अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी पहली बार इन्होंने। अकबर ने भी कमजोरी देखकर यहाँ पर आक्रमण किया और तीसरा साका भी इनके समय होता है चित्तौड़गढ़ का। तो अब देखिए, राणा सांगा कर्मावती का पुत्र था और विक्रमादित्य का ये छोटा भाई था। इनकी पत्नी जयवंता बाई यानी कि जयवंता बाई से विवाह हुआ था और जयवंता बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। राज्याभिषेक हुआ था 1537 को कुंभलगढ़ में, लेकिन 3 साल तक यहाँ बनवीर शासक रहा था, इसलिए 1540 से ही राणा उदय सिंह का शासनकाल स्टार्ट माना जाता है। अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उदय सिंह ने। पहली बार अफगानों के अधीन जाने वाला मेवाड़ का ये पहला शासक है उदय सिंह। 1544 को शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर और उदय सिंह ने पहले ही चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां पहुंचा दी वहां पर। लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर युद्ध के दौरान मौत हो गई थी और कालिंजर युद्ध में मौत के बाद में उदय सिंह वापस अफगानों से स्वतंत्र हो जाता है। हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा जयपुर में पड़ता है और 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था और इस हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव राठौड़ और हाजी खां, अजमेर के हाजी खां पठान की संयुक्त सेना थी। उसके बाद में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। ये एक बहुत बेहतरीन और अच्छा कार्य है। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी 1559 में और इसी दौरान उदय सागर झील का भी निर्माण किया था।
जिसमें बेड़च नदी का जल गिरता है उदय सागर झील में। और उदय सागर झील में जो बेड़च नदी है, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, और यहाँ पर हमने प्राचीन सभ्यताएं जो पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता जो है इसी नदी के किनारे प्राचीन काल में विकसित हुई थी। तो उदयपुर झील का निर्माण करवाया और उदयपुर को बसाकर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर को पहली बार राजधानी बनाने वाला ये राणा उदय सिंह है। उसके बाद में 1568 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का मुख्य कारण था कि जयमल राठौड़, जो नागौर का जयमल राठौड़ था, वो अकबर का दुश्मन था, और अकबर के इस दुश्मन को शरण दी थी उदय सिंह ने, और उसके साथ साथ जो गुजरात के बाज बहादुर है उनको भी शरण दी थी। तो नागौर के जयमल राठौड़ और गुजरात के बाज बहादुर ये दोनों ही अकबर के दुश्मन थे, और इन दोनों को शरण देने के कारण अकबर ने अब चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था 1568 में। इस आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह के द्वारा उदय सिंह को दी गई। शक्ति सिंह वही है जिसने अपने पिता उदय सिंह से नाराजगी जताकर जो है वो धमकी देकर चला गया था मुगलों की शरण में, अकबर की शरण में चला गया था ये। और इस दौरान जब अकबर आक्रमण करता है तो शक्ति सिंह जो है पहले ही सूचित कर देता है उदय सिंह को कि अकबर की सेना आ रही है, आक्रमण होने वाला है। और उदय सिंह फटाफट अपने सैनिक जो है अधिकारियों की मीटिंग बुलाता है, और इस दौरान उदय सिंह कहता है उन अधिकारियों को कि देखो आप युद्ध का नेतृत्व करना, और मैं थोड़ा सा घूम कर आ रहा हूँ गोगुंदा की पहाड़ियों में फैमिली के साथ में। तो यहाँ जो है उदय सिंह अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में इस प्रकार से घूमने निकल गए थे, और वो चले गए थे गोगुंदा की पहाड़ियों में। यानी कि ये उदय सिंह को कहीं ना कहीं डर था कि मुगलों की सेना आक्रमण करेगी, और वो आक्रमण बहुत बड़ा आक्रमण और भीषण होगा। उस दौरान उदय सिंह जो है जयमल और फत्ता के नेतृत्व में सेना को वहाँ पर सौंप देता है, और वो निकल जाता है वहाँ से। तो जयमल और फत्ता दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरी वस्त्र धारण करके वो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। इसी दौरान फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने 7000 राजपूत स्त्रियों के साथ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अग्नि प्रज्वलित करके जोहर व्रत कर लिया, और ये जो है इस प्रकार से चित्ता में यहाँ पर जल कर मर गई। 25 फरवरी 1568 की ये घटना चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम साका कहलाती है। और इस साके के दौरान केसरिया किया था फत्ता और जयमल ने, और जोहर किया था फत्ता के पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 स्त्रियों ने। यहाँ अकबर जो है कुछ ऐसे सेनापतियों को देखकर जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और उसमें थे यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ और जयमल फत्ता। इस प्रकार से वहाँ बेहतरीन तरीके से उन्होंने युद्ध किया और वीर गति को हालांकि प्राप्त हो गए, लेकिन मुगलों की सेना को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ जो है, कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाते हैं और मुगल सेना को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इस युद्ध के दौरान कल्लाजी राठौड़ के कंधों के ऊपर बैठे हैं यहाँ पर जयमल, उनके चाचा जी, और वो तलवारों से जो है ऊपर से कटिंग कर रहा है मुगल सेना की, और नीचे से कटिंग कर रहा है कल्लाजी राठौड़। इस प्रकार से मुगलों की सेना को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया। इसीलिए कल्लाजी राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। यहाँ जयमल और फत्ता की वीरता से प्रेरित हुआ अकबर। इस युद्ध में अकबर की जीत हो गई, लेकिन इन दोनों की वीरता से प्रेरित होकर अकबर ने आगरा के किले में इनकी 2 गज रूपण पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। वो मूर्तियां वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ किले में लगी हुई है। यहाँ पर अकबर के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक भी है कि 30,000 निर्दोष जो है हिंदुओं की हत्या करवाई थी अकबर ने। अकबर की सेना का थोड़ा सा नुकसान हुआ तो अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चुन चुन कर मार दिया जाए, और बहुत बड़े स्तर पर जो है नरसंहार अकबर ने करवाया था। और ये एक अमिट कलंक है अकबर पर, और इसी कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने जयमल और फत्ता की गज रूपण 2 मूर्तियां बनाकर जो है आगरा के किले के आगे लगवाई थी। यहाँ पर जो है इस प्रकार से 1568 का ये बहुत ही भीषण आक्रमण यहाँ पर हुआ मुगलों का। और उसके बाद में मुगल सेना वहाँ से निकलती है, तो अब उदय सिंह पीछे से वापस आ जाता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर वापस आता है। तो अब उदय सिंह को लगा कि जनता का आक्रोश और सरदारों का विरोध झेलना पड़ेगा। उस दौरान उदय सिंह ने एक छोटी सी सेना तैयार की और मुगल सेना के ऊपर पीछे से आक्रमण किया। उसके बाद में मुगल सेना आगे भाग गई, और ये युद्ध जो है उदय सिंह ने कहा कि हम जीत गए। इसे पिंडोली का युद्ध कहते हैं, पिंडोली का युद्ध। और ये
उदय सिंह ने जीत कर जनता को इस प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की कि हमने प्रयास किया है। तो पिंडोली के युद्ध 1568 में उदय सिंह ने जीत प्राप्त की मुगलों के ऊपर। उसके बाद में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह का देहांत हो जाता है। और अब यहाँ पर जो है कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही है उदय सिंह के बारे में कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता, यानी कि मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता अगर उदय सिंह और ये बीच में नहीं होते कमजोर से। तो इस प्रकार से ये था उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में यहाँ पर जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनौती देंगे मुगलों को, और महाराणा प्रताप इन सब का बदला भी वो मुगलों से लेंगे।